ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾਮ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ। ਔਰ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਨਮਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਖੁਦ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ जिस मुकाम पर पहुँचे है, इसनों किवें देखते हो? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस किसान आंदोलन को सिर्फ एक डिमेंशन पे नहीं एनालाइज करना है। सब लोग ऐसा कर रहा है कि मीडिया में ऐसा कर रहा है कि देखो इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, आप 8 महीना बैठे हैं वहाँ और वो तीनों कानून पास हो गया, वो विड्रॉ नहीं किया। लेकिन आप ये भी देखिए कि इस आंदोलन का पॉलिटिकल इम्पैक्ट नेशन वाइड, जब बंगाल और तमिलनाडु और केरल इलेक्शंस हुआ, ये भी आया डिस्कशन और डिबेट में। तमिलनाडु में एक ओपिनियन पोल था, उस इलेक्शन में सिर्फ एक ओपिनियन पोल में ये सवाल पूछा गया, जो किसान लोग बैठे हैं दिल्ली के गेट पे, सिंघू और टीकरी, शाहजहांपुर, राजस्थान गेट पे, आप क्या समझते हो? आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स देयर स्ट्रगल? ना, ये ओपिनियन पोल सिर्फ किसान का पोल नहीं है, पूरा जनता का पोल था। और जवाब मिला ओपिनियन पोल में 82% तमिलनाडु पब्लिक एक्सप्रेस्ड टोटल सॉलिडेरिटी। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु से कम 80-100 किसान वहाँ बैठा है। महाराष्ट्र से 2000 तक गया, जितने लोग गए महाराष्ट्र से, मैं खुद देखा था, वो कारवान का जाना है। तो इस देश का पॉलिटिक्स में बड़ा असर पड़ा। जहाँ एक पॉलिटिकल सिचुएशन है कि ऑपोजिशन पार्टीज गिव अप कर रहे हैं, कोई केंद्रीय सरकार के खिलाफ बात नहीं करेंगे, तो इस माहौल में एक वर्ग, किसान वर्ग, दुनिया को दिखा रहा है कि देखो हम रेजिस्ट कर सकते हैं, इस सरकार को हम रेजिस्ट कर सकते हैं, हम डरते नहीं। और 8 महीना दिल्ली का 70 साल में जो सबसे बुरा विंटर वहाँ बैठा था, इतना खराब समर हुआ अप्रैल में, वो बैठे हैं। और अभी भी बारिश में देखिए जो संघर्ष और आंदोलन वहाँ चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि लोग रिकग्नाइज करें कि ये दुनिया में सबसे बड़े प्रोटेस्ट मूवमेंट है, और पीसफुल प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट। मैं समझता हूँ कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड कर रहे हैं इसलिए कि ये तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फेडरल स्ट्रक्चर को वायोलेट कर रहे हैं। सब सिटीज़न का, हर नागरिक का फंडामेंटल राइट टू लीगल रेमेडी वो निकाल दिया इस कानून से। हर सिटीज़न, हर नागरिक इस पे इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन सिर्फ किसान वर्ग उठ के उसको ऐसा रेजिस्ट किया कि अभी बाकी सेक्शन से भी सपोर्ट आ रही है उनको, इसलिए वो 8 महीना रह सकते हैं वहाँ।
किसान आंदोलन ने एक फैसला शुरू से कर रखा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अपने मंच से बोलने नहीं देंगे। जैसे आज ही राहुल गांधी भी गए वहाँ, किसान संसद जो पैरेलल लगी हुई है, उन्होंने उनको सभी को मना किया है, क्योंकि उनको भी मना किया है कि आप अपने फोरम पे बोलो। और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मंच से किसान की बात करना, किसान आंदोलन के फेवर में जाना, और वो वही ज़्यादा एक ठीक तरीका है, जब अपोजिशन को आने देना चाहिए था ताकि उनका स्ट्रेंथ बनता, जब किसान आंदोलन की बात ठीक है। ये बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है। मेरी देखिए, जो वो डिसीजन ले रहा है वो एक कलेक्टिव डिसीजन, कलेक्टिव विजडम में किया। मेरी पर्सनल आइडिया है कि जो अभी आप लोग को किसान संसद में बुला रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, वो पहले ही भी करना था। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उनका एटीट्यूड क्यों ऐसा आया, इसलिए कि सरकार उसके खिलाफ, मीडिया उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था कि ये सब ऑपोजिशन पार्टी वालों का ट्रोजन हॉर्स है। ये सब जो ऑपोजिशन हार गया बुरी तरह से इलेक्शन में, ये लोग ये सब पहला 2 महीना में ये भी कहा सरकार, ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है। जो नरेंद्र तोमर बाद में बता रहा है कि एनी डे आई विल सिट डाउन एंड टॉक टू देम, ये लोग सब कहा ये किसान नहीं है, ये ऑपोजिशन पार्टी का स्टूज है। ठीक है, तो उसको डिमोलिश करने के लिए ऐसा पोजीशंस लिया मेरी समझ में। दैट इज़ वाई दे टुक दैट पोजीशन। कोई पॉलिटिकल नेता यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन आप सोच लीजिए कि 2018 में जब रैली हुआ पार्लियामेंट के सामने, वहाँ 21 पॉलिटिकल लीडर्स, सिर्फ भाजपा नहीं है मेरे ख्याल में, और पता नहीं उस दिन बीएसपी वाला आया या नहीं, लेकिन सिर्फ भाजपा नहीं था, मेजर नेशनल पार्टीज़ में 21 पार्टी किसानों का डिमांड को सपोर्ट किया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, सेटिंग ऑफ ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, बहुत कुछ डिमांड, और संसद का एक स्पेशल सेशन होना चाहिए कृषि संकट को डिस्कस करने और रिलेटेड मुद्दा। तो ये मुश्किल, आई एम नॉट श्योर आई हैव अ क्लियर आंसर टू दिस क्वेश्चन। मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि आप डिस्टेंस में रखो, वो सही है, लेकिन ऐसा संसद टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म क्रिएट करके लेट देम कम एंड एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी, ये है। लेकिन उनका प्रॉब्लम उस समय सरकार का प्रोपेगेंडा, मीडिया का प्रोपेगेंडा, और ये भी विलिफिकेशन शुरू हो गया बहुत सारा चैनल और न्यूज़पेपर में। ये लोग इस इवेंट का, ये कोविड का सुपर स्प्रेडर है। जिस अखबार एक शब्द नहीं लिखा जब कुंभ मेला के बारे में, हाँ, जहाँ 1 करोड़ तक लोग खड़े हो जाते हैं, कम से कम 10 लाख आया था, और उसके बारे में कोविड श्रेडर वो कुछ नहीं बोलते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं। ऐसा एक क्लास हॉस्टिलिटी फेस कर रहा है ये किसान लोग। उस दौर में वो एक डिसीजन लिया। जैसे आपने कहा कि किसान लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली इन 3 खेती कानूनों का भी मेन बात यह है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है और फेडरलिज्म को कमज़ोर कर रहा है सेंट्रल रूल। पर इंटायर अपोजिशन भी कोई विद इन पार्लियामेंट और बाहर इन कानूनों के विरोध में एज ए फेडरल क्वेश्चन के तौर पे नहीं उठा रहा, कंट्री में दिखाई दे रहा। इसका रीज़न क्या देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में लेफ्ट पार्टीज़ ने बोला है कि, और कोर्ट पे भी गया केरल। तो लेकिन मैं मानता हूँ कि पूरा यूनाइटेड ऑपोजिशन फेडरल इशू पे नहीं देख रहे, और ये भी है कि 2-3 सरकार है जो फेडरल इशू को देख रहा है लेकिन डर में है। कल हमारा भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनआईए, सीबीआई, आईबी, ये रेड सब होगा। आई थिंक इट हैज़ बीन टेकन अप बाय द लेफ्ट पार्टी, फेडरल बताया, और सुप्रीम कोर्ट में गया। प्रॉब्लम ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, in my opinion, is not
doing what, it's not fulfilling its role. सुप्रीम कोर्ट का रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कानून, इस कानून का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे रूल करना है, अब तक नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेटी सेटिंग अप कर रहे हैं, हाँ, जिस कमेटी में 4 मेंबर था और पहला मीटिंग के पहले, फर्स्ट मीटिंग के पहले 25% रिज़ाइन हो गया, एक मेंबर वो मान तो वो रिज़ाइन कर दिया बिफोर द फर्स्ट मीटिंग। और दिसंबर 17 तारीख को ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग में मेरा नाम भी आ गया। जस्टिस बोबडे, चीफ जस्टिस बोबडे सजेस्ट किया इनको भी ले लो, ऐसा आदमी चाहिए। मैंने कहा, मैंने उसी दिन स्टेटमेंट ट्रिब्यून को दिया, मैंने स्टेटमेंट, मैं इसमें नहीं शामिल होगा, आई विल नॉट गेट इनटू इट। किसान लोग मुझसे पूछते हैं तो हमको रिप्रेजेंट करो, ये फिर मैं सोचता हूँ, लेकिन ये सेंटेंस जो आप दे रहे हैं ये डेथ बाय कमिटी जैसा, हर एक इशू को अगर उसको इशू को मारना है, एक 30 मेंबर कमेटी बनाओ, और जो कमिटी, और मैंने कहा आप आई डोंट वांट टू बी अ टोकन। आपने पूरा ये कमेटी में सब लोग जो हैं सपोर्ट करते हैं कानून को, सरकार को, कानून को, दोनों को सपोर्ट करते हैं, तो मैं कैसा, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। आई होप दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रूल ऑन द वैलिडिटी ऑफ दीज लॉज। तो ये दिक्कत है। और पार्लियामेंट में जो हुआ, देखिए यहाँ फेडरल ना फेडरल, लेकिन ऑपोजिशन ने इशू उठाया और राज्यसभा में ये फेल होने वाला था, उनका द एक्ट्स वर गोइंग टू बी डिफीटेड, तो इसलिए 8 संसद मेंबर को निकाल दिया और अभी वही टैक्टिक चल रहा है, जब स्ट्रेंथ कम है, जब ये लोग हमको नहीं सुन रहा है तो एक्ट पास करो। अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो अब अपोजिशन उठाने लगी है उसके पीछे किसान आंदोलन की स्ट्रेटजी भी है, जैसे वोटर्स व्हिप जारी किया, जैसे पैरेलल सांसद एक क्रिएट किया, और वो उन्होंने कहा कि हम नज़र रख रहे हैं, जैसे बीच बीच में भी ये कहा, क्योंकि इलेक्शन आ रही है, 22 की आ रही है कई 5 स्टेटों में, और फार्मर्स ने ये भी एक अनाउंस कर रखा है कि मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड तो है ही है, हम बीजेपी को डिफीट करेंगे। पंजाब की सिचुएशन अभी थोड़ी डिफरेंट है कि वो क्या स्टैंड ले। फार्मर का देखिए, फार्म एजिटेशन का इम्पैक्ट वो तो हो चुका है, लेकिन सिर्फ वो फैक्टर नहीं है इलेक्शन जीतने में। यूपी में अलायंस होगा या नहीं, भाजपा कैसा रहते हैं सेंटर पे, इसलिए कि हर एक पॉलिटिकल फोर्स डिवाइडेड हैं, अलग अलग हैं। तब भी 2018 में मध्य प्रदेश में लूज़ किया, राजस्थान में हार गया, छत्तीसगढ़ में हार गया। लेकिन भाजपा का स्ट्रैटेजी क्या है? लूज इलेक्शन बट फॉर्म गवर्नमेंट, जैसा कर्नाटक में किया, जैसा गोवा में किया, जैसा मध्य प्रदेश में कर चुका है, और 3-4 जगह है जहाँ इलेक्शन जीता नहीं। तो ऑपोजिशन डिवाइड करना में जैसा वो आर्टिकल 370 वाला होने से पहले 3 नॉन बीजेपी एमपी इस्तीफा दे दिया, चीफ विप भी रिज़ाइन कर दिया। तो रेजिस्टेंस को डिवाइड करने में वो हो रहा है। ये पॉलिटिकल चीज़ है, इट हैज़ टू बी फॉट पॉलिटिकली। तो वो फ्रंट में ऑपोजिशन का परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में वीक है। तमिलनाडु में अलग था, स्टालिन ने एक बड़ा फ्रंट बिल्ड करके ऑपोजिशन यूनिटी रख के एडीएमके भाजपा को ही टोटल डिफीट, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इन्फ्लिक्ट किया। केरल में भी ऐसा ह्यूमिलिएटिंग
डिफीट। तो इलेक्शन जिताने के लिए यू नीड मोर देन फार्मर, यू नीड मेनी अदर फैक्टर्स। और क्या करेंगे ये लोग? दे विल मूव ऑन डिविजन, कास्ट बेस्ड डिविजन, जेंडर के खिलाफ, ये रीजनल बेस्ड डिवीजन, पॉलिटिशियन बेस्ड डिवीजन, दो फैक्शन, चिराग पासवान का पार्टी में जैसा स्प्लिट कर दिया उसको, ये सब है ना। तो जैसा जेडीयू ने किया इनको, लेकिन विद द फुल सपोर्ट ऑफ द बीजेपी विच हैज़ गॉन विद दैट एक्शन। वुमेन फार्मर का मुद्दा आप बड़े लंबे समय से उठाते हैं। इस बार किसान जो महिला सांसद भी हुई, उन्होंने 2-3 जो रेजुलेशन पास किए। एक रेजुलेशन तो वही है कि लैंड ओनरशिप का सवाल है, एग्रीकल्चर में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है और उनको प्रॉपर सम्मान भी नहीं दिया जा रहा है, पॉलिसी में भी नहीं भी दिया जा रहा है। और इसका क्या इम्पैक्ट मतलब रहने वाला है, क्योंकि फार्मर, वुमेन फार्मर इस बार आंदोलन में उसका जो रोल है वो पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है कि किसान आंदोलन, ये संसद में विमेंस पार्लियामेंट किया, लेकिन उससे पहले भी कुछ एक्शंस लिया, विमेंस डे, महिला किसान दिवस, ये सब किया। लेकिन देखिए, समाज का मानसिकता में भी एक बदलाव आना चाहिए। कितने लोग जानते हैं कि कृषि खेती बाड़ी में 60-65% लेबर महिला से आती है, और हम कहते हैं कि वो किसान नहीं है, वो किसान का औरत है या बेटी है या बहन है या माता जी हैं। ये फंडामेंटल असमानता है, फंडामेंटल इनजस्टिस है, फंडामेंटल इनइक्वालिटी, फंडामेंटल अन्याय और असमानता इसमें है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में जब तक हम महिला किसान, दलित किसान, आदिवासी किसान, उनका डिमांड्स, उनका जस्टिस, न्याय वाला इश्यूज हम नहीं ला सकते हैं कि लार्जर एग्रेरियन क्राइसिस हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। अभी मतलब ये, अगर ये 3 कानून वो विड्रॉ करेंगे, पंजाब इलेक्शन के पहले कुछ वो 3 कानून विड्रॉ करेंगे, कुछ अच्छा होगा। और मैं भी वही चाहता हूँ कि ये इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, विड्रॉ करना है। लेकिन वो 3 कानून विड्रॉ करेंगे तो कृषि संकट बंद हो जाएगा क्या? नहीं। तो महिला का इशू बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। और जैसे आपने बोला कि दलित किसान कहो, एग्रीकल्चर लेबरर कहो, जहाँ एग्रीकल्चर लेबरर, और सुइसाइड भी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से बराबर रेट है पंजाब का। पंजाब में आप भी गांव में कई दफ़ा लेबरर के पास भी गए और किसानों का आपने देखा है। अभी भी जो किसान आंदोलन है, इवन पंजाब की भी मैं बात करूं, जो एग्रीकल्चर लेबरर है उस लेवल का रिस्पांस नहीं है, जहाँ ये अपील नहीं कर पा रहा उस लेवल की कि दलित परिवार, जब दलित किसान, जब मजदूर वो उस गिनती में पार्टिसिपेट करें, उस ऊर्जा से पार्टिसिपेट करें। ये बिकॉज दीज आर इश्यूज ऑफ फंडामेंटल जस्टिस। देखो, ये वो एग्रीकल्चरल लेबरर वो भी किसान है, भूमिहीन किसान है। महिला तो जो काम करते हैं फार्म पे, वो महिला किसान है। दलित वर्ग को समाज नहीं मानते हैं कि किसान है, इसलिए कि अगर उनका जो ज़मीन है वो सरकारी रीडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड है। आदिवासी को मानते हैं कि एनक्रोचर्स हैं। हाँ, कोई मिडिल क्लास में ऐसा डिस्कशन भी नहीं है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या है, क्या करना है इसके अंदर इनके लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स इफ़ यू डू नॉट हैव ऑल दीज क्लासेस एंड सेक्शंस टुगेदर। और वो देखना है कि उनको देखना है कि वी हैव टू हैव दैट आवर इश्यूज आर बीइंग एड्रेस्ड। अभी हमारे सामने कॉरपोरेट और औद्योगिक एग्रीकल्चर का मॉडल है जिसमें सभी चल रहे हैं। अभी कुछ थोड़ा बहुत होता है, ऑर्गेनिक मॉडल चाहिए, जे मॉडल चाहिए, वो मॉडल। एग्रीकल्चर का अल्टरनेटिव मॉडल क्या हो सकता है, मतलब कुछ संभावना है? और क्या
इंडस्ट्री का मॉडल वही रहेगा, सर्विस सेक्टर का वही रहेगा, ओवरऑल इकॉनमी वही रहेगी, क्या उसके विदिन भी कोई स्कोप होता है कि एग्रीकल्चर मॉडल नया हो सकता है? एक तो ज़रूर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, जो एग्जिस्टिंग मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है। हर जगह कोलैप्स हो रहा है, बहुत जगह में कोलैप्स हो चुका है, और इसमें परसिस्ट कम करेंगे। साउथ एशिया का इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज इज़ हॉरिबल, हॉरिबल। जब आप वाटर टेबल इफेक्ट करेंगे, आप क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं। जैसा आप आंध्र प्रदेश में मिलेट्स का सब निकाल के ग्राउंड नट डाल दिया, उसमें क्लाइमेट का इफेक्ट कर रहा है, सॉइल का इफेक्ट कर रहा है। जैसा पंजाब में कि इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ सॉइल पे, फर्टिलाइजर्स पे, वो जाके वाटर टेबल को भी पॉइजन कर रहा है। इसके लिए एक री एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन चाहिए इस इश्यूज़ पे, और लोग नहीं समझ रहे हैं कि कितना सीरियस बन गया क्लाइमेट चेंज का। कुछ साल के अंदर आप देखिए 25% प्रोडक्शन फॉल होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। कुछ जगह में हो रहा है। जो पैस्टोरल नोमैड्स हैं, हाँ, चांगपा लद्दाख में, वेस्टर्न हिमालयाज़ में, और ब्रोकपा ईस्टर्न हिमालयाज़ में, अरुणाचल, जो, और ये कच्छ वाले फकीरानी जाट जो ऊँट को हर्ड करेंगे, इन लोग का लाइफस्टाइल पूरा ख़त्म हो गया इसकी क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो सम पीपल आर थिंकिंग, सम, और फिशिंग कम्युनिटीज, दे आर द फार्मर्स ऑफ द सीज, पूरा उनका लाइवलीहुड गया। इट इज़ कोलैप्सिंग। क्लाइमेट चेंज इज हैविंग अ डेडली इम्पैक्ट, और मैं चाहता हूँ कि किसान वर्ग में, पूरा समाज में इसको बहुत ध्यान और देना चाहिए। जे ज्ञान देने की जिम्मेदारी ये इंस्टीट्यूशन की होती है, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो बाकी के अभी तक की एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तो वही पैराडाइम में चल रही हैं ना, जो भी चल रहा है। तो अल्टरनेटिव इंटेलेक्चुअल या अल्टरनेटिव कोई रिसर्च का पैटर्न क्या संभव है? यूनिवर्सिटी का डायरेक्शन पूरा चेंज हो गया लिबरलाइजेशन के बाद। अरे जब मैं स्टूडेंट था, ये पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में, वहाँ ऐसा सिचुएशन था कि एक किसान एक बड़ा बुल लेके वो आ गया वेटरनरी डिपार्टमेंट में, बंदा का हालत ख़राब है, कुछ करो। और वो वेटरनरी वाले डिपार्टमेंट उसको ट्रीटमेंट दिया, इसलिए कि उसका यूनिवर्सिटी है, इट इज़ हिज प्रॉपर्टी, दैट यूनिवर्सिटी इज़ हिज प्रॉपर्टी। कम्युनिटी 91 के बाद सब प्राइवेटाइज हो गया, पूरा कॉरपोरेट सेक्टर हैज़ टेकन ओवर योर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। आज वो बड़ा सरदार था, वो ह्यूज बुल, आज वो जा सकते हैं? वो यूनिवर्सिटी के 10 मील से अंदर नहीं जाएंगे वो, इसलिए कि ही डजंट कंसिडर इट टू बिलोंग टू हिम एनी मोर। और मैं आपको महाराष्ट्र का कहानी बताता हूँ, एग्रीकल्चरल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये सच, मैं सच बता रहा हूँ। मैक्सिमम एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आते हैं, लेकिन वहाँ से फार्मिंग में जाने वाला है फ्रैक्शन। तो इतने लोग क्यों एग्रीकल्चर कॉलेज में जाते हैं? एग्रीकल्चर का कॉलेज फ्री है, कट ऑफ पॉइंट्स बहुत कम है, तो वहाँ जाके पार्किंग करके आप IAS IPS के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो इसलिए एग्रीकल्चर कॉलेज एडमिशन बहुत पॉपुलर है महाराष्ट्र में। 10 स्टूडेंट से 3 नहीं जाएगा एग्रीकल्चर में, मेरे ख्याल में 2 भी जाएगा तो वो बड़ी बात है। सो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ का हाईजैक हो गया पूरा। दे आर सर्विंग
middle class, competitive exam aspiration, they are serving the corporate sector. ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम उसके बाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हर साल 3, 4, 5, 6 नया वैरायटी बीज लाते हैं या नहीं? आज देखिए कब एक चीप वैरायटी, सीड वैरायटी, कब एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लाया और किसने फ़ायदा उठाया उससे, पब्लिक या प्राइवेट, किसने फ़ायदा उठाया, ये भी देखिए। इस माहौल में किसान आंदोलन ने तो एक होप दी है लोगों को, और क्या होप की चीज़ें क्या है? एक तो चीज़ें हमें दिख रही हैं कि वो नॉर्मली नाराज़गी की तौर ले जाती हैं। मेरे लिए किसान आंदोलन सिर्फ होप नहीं देते, इंस्पिरेशन देते हैं। दे आर शोइंग अस you too can be brave, you also can be, we are much more privileged than them. They are saying you too can be brave, you can also resist. जो चल रहा है ये सही नहीं है, it is against the constitution, it is against all ideas of India, it is all against all ideas of justice. तो मतलब वो अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी की तरह गाइड कर रहे हैं लोगों को, वो भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखो, किसान लोग जो भी डिस्ट्रिक्ट, जो भी तालुका, और मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में हर गांव में आना चाहिए दो चीज़। एक तो कलेक्टिवली एक गांव का, एक तालुका का किसान 2-3 एकड़ खरीद के खुद आपका रिसर्च सेंटर बनाओ। जो हम रिसर्च देख रहे हैं वो मोन्सेंटो से आ रहे हैं, सरकार से आ रहे हैं, प्राइवेट से आ रहे हैं। अरे यार, आप और जितना एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स हैं, बेरोज़गार पढ़े हैं, वो यूज़ करो। लेकिन आप, मेरे मन में कृषि में एक्सपर्ट है किसान, कितने पीड़ित कर रहे हैं वही काम। वो नहीं कह सकता है कि ये बीज ठीक है या नहीं है, वो टेस्टिंग करना है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा ये कर चुका है। एक 3 एकड़ किसी ने डोनेट किया और वहाँ सेंटर है और वो चेक कर रहा है जो नया चीज़ आते हैं मार्केट में। और आप सॉइल टेस्टिंग, क्लाइमेट के लिए ये सब कर सकते हैं खुद। दैट इज़ व्हाट वन थिंग आई वांट। सेकंड इज़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और एग्रीकल्चर भी। आपने कहा ऑर्गेनिक, मैं कहता हूँ कि यू नीड नॉन केमिकल, नॉन कॉरपोरेट एग्रीकल्चर। ये आपका हो। जब तो जो भी सेक्टर कॉरपोरेट सेक्टर लेते हैं वो होमोजेनाइज कर सके, एक ही टेस्ट आती है वो सब जगह में। तो आई एम सेइंग यू नीड नॉन कॉरपोरेट, नॉन केमिकल एग्रीकल्चर। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बेचारा 1.5 एकड़ का किसान 5 पैसा नाइट्रोजन या 5 पैसा जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो मैंने उसको मारने वाला नहीं हूँ। मैंने उसके एंगेज करके डिस्कशन करता हूँ। वो स्विच करने के लिए स्विच फ्रॉम कॉरपोरेट केमिकल फार्मिंग टू नॉन कॉरपोरेट नॉन केमिकल फार्मिंग, उसमें समाज और सरकार का सपोर्ट इज़ अ मस्ट। अगर आपके पास, मेरे पास 30 एकड़ है, मैं ऑर्गेनिक चाहता हूँ, वो एकड़, जितने एकड़ हैं जो मैं ऑर्गेनिक में प्लांट करने वाला हूँ, उसको 3 साल मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ ना। उसको फेंसिंग करके डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। मेरे पास 30 एकड़ है तो मैं 10 एकड़ ऐसा कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 1.5 एकड़ है, 2 एकड़ है, वो फैलो रख के क्या कहता हूँ 3 साल के लिए, तो वहाँ स्टेट सपोर्ट आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर क्यों करेंगे आपके लिए वो? दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ दिस गवर्नमेंट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट एंड द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਹੋਂਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ।
ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।